बच्चों, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि मुद्रा की परिभाषा को कुल 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है और उसमें उन दोनों भागों के अंतर्गत पहले को 3 भाग में और दूसरे को 4 भाग में बांटा गया। अब आइए हम उन सबको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहला था वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं। इसमें कॉलबर्न का नाम, हार्टले विदर्स का नाम और प्रोफेसर टॉमस का नाम आपको बताया गया है। कॉलबर्न के अनुसार क्या है कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। अर्थात जब हम मुद्रा उसको कहेंगे जो किसी चीज़ के वैल्यू को मेजरमेंट करे और उसके भुगतान का साधन भी बने। अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, उसका मान कितना हो सकता है, उसका मूल्य कितना हो सकता है, इसका हम मेजरमेंट करके उसको जब लेने के लिए उसका भुगतान करते हैं तो जो साधन हम इस्तेमाल में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वही क्या होता है, मुद्रा होता है। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात मुद्रा का कार्य क्या है कि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए उससे सेवा और किसी वस्तु का आदान प्रदान, सेवाओं का भी आदान प्रदान हो सकता है और वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो सकता है। किसकी सहायता से? मुद्रा की सहायता से। तो यहाँ पे प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार क्या हो गया परिभाषा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करेगी। इसी क्रम में प्रोफेसर टॉमस के अनुसार परिभाषा क्या है कि मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। अर्थात जो दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि मुद्रा जो होती है, हम जो कुछ भी अपना इकोनॉमिकल जो टारगेट बना के रखते हैं कि हमें कुछ चीज़ हासिल करना है, इसकी कीमत इतनी है, और उसको हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं वही क्या होती है, मुद्रा होती है। और इसके द्वारा भी हम वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इस तरह से इन 3 परिभाषाओं को वर्णात्मक परिभाषाओं के अंतर्गत स्थान दिया गया है। ये परिभाषाएं देखिए वास्तव में कोई परिभाषाएं नहीं है, बल्कि के लिए मुद्रा का वर्णन करता है, एक उसकी प्रकृति को बता रहा है। ये केवल व्यावहारिक है, लेकिन और विभिन्न कसौटियों पे ये खरा नहीं है। ये इसके दोष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है वैधानिक परिभाषा। वैधानिक का मतलब क्या होता है कि जिसे कोई लीगल हम इम्पोर्टेंस दे सके, उसे हम वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत रखते हैं। मुद्रा के संबंध में दूसरा विचार यह है, किसी भी देश में वही वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया। इस मत के प्रतिपादक जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे हैं। अर्थात जैसे विभिन्न अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन है। जैसे हम भारत में हैं तो रुपया, फॉरेन वगैरह में डॉलर, रुपये और विभिन्न करेंसियों को प्रयोग में लाया जाता है। इन करेंसियों को जब वहाँ की सरकार मान्यता दे दे, अर्थात हम जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के ही करेंसी को प्रचलन में लाएं, वहाँ की अगर हमें कोई सेवा लेनी हो, वहाँ हमें कोई वस्तु लेना हो या अन्य कोई भी कार्य हमें करने हो, तो हम उन्हीं करेंसियों की ही मदद लें, साधन के रूप में उनका ही इस्तेमाल करें, तो उसे हम मुद्रा के रूप में अंकित कर सकते हैं, परिभाषित करते हैं। ये वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत आती है। इसके प्रतिपादक कौन है? जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हार्ट्रे।
इस नाम को आप याद रखिएगा। नैप के अनुसार मुद्रा की परिभाषा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा कहलाती है। इस परिभाषाओं में कुछ दोष भी थे कि यह सर्वग्राह्यता के आधार पर जनता का विश्वास, अर्थात मुद्रा की सर्वग्राह्यता का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है, राज्य का दबाव नहीं, क्योंकि वैधानिक मान्यता के होते हुए जब कभी किसी मुद्रा से जनता का विश्वास उठ जाता है तो वह मुद्रा का कार्य नहीं कर पाती। जैसे अगर हम इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण दें कि वर्तमान में हम सब लोग 50 पैसे का सिक्का या 1 रुपए का छोटा सिक्का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और किसी को भी देने से कतराते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि अब ये प्रचलन में नहीं है कि नहीं, अब ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए लोग इसको लेने से कतराते हैं और उसका हम विनिमय भी नहीं कर पाते। उन सिक्कों के सहायता से हम न कोई वस्तु हम उपयोग में ले से खरीद सकते हैं, न कोई उससे सेवा हम ले सकते हैं। इससे हमारा विश्वास हट गया है। भले ही राज्य सरकार, चाहे कोई भी सरकार, केंद्र सरकार कहे कि नहीं प्रचलन में है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उस पर जनता का विश्वास हट गया है तो लोग उसको साधारण तरीके से प्रयोग में नहीं लाना चाहते। फिर स्वतंत्रता व ऐच्छिकता का लोभ। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह परिभाषा दोषपूर्ण है, क्योंकि विनिमय के सिद्धांत के अनुसार विनिमय स्वतंत्र और ऐच्छिक होना चाहिए। अर्थात जब हम कोई चीज़ किसी से अदला बदली कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हम स्वतंत्र हों, हमारा किसी का हम पर कोई जोर ना हो, जोर जबरदस्ती ना करे, हमें किसी पर कोई बाध्यता ना हो। लेकिन यहाँ इनकी परिभाषा में लिखा क्या है कि राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए कोई भी वस्तु। हम कहें कि एक पेन है, सपोज दिस इज पेन, हम कहें कि ये पेन है और इसकी कीमत, इसको हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, इसको कोई हम वैल्यू दे दें, ये राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाए। ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बात हो गई। हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम किसी से इसका विनिमय कर रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं कि वो भी इस बात को माने। हम मान लेते इस बात को कि हाँ, इसको राज्य सरकार ने मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया है, लेकिन अगला जब तक इसको नहीं मानेगा तब तक हम इसको इसके माध्यम से न तो कोई सेवा ले सकते हैं, न ही किसी वस्तु का हम क्रय कर सकते हैं। तो इसको मुद्रा हम क्यों से कहें? यही बात यहाँ कही जा रही है कि स्वतंत्रता व ऐच्छिकता का यहाँ पे लोप है। सर्वग्राह्यता के आधार पर परिभाषा, इसमें सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। ट्राउथर ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो और उस समय मूल्य मापन तथा मूल्य संचन का भी कार्य करती हो। केंट ने कहा कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम या मूल्य के मापक के रूप में साधारणतः प्रयोग की जाती हो तथा सामान्य स्वीकृति से ही ग्रहण कर ली गई हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। अर्थात इन परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र व ऐच्छिक होनी चाहिए, हमारी इच्छा अनुसार होना चाहिए, और मुद्रा को विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन का कार्य साथ साथ करना चाहिए। इस तरह से मुद्रा की परिभाषा दी गई। अब दूसरा ग्रुप है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं।
इस परिभाषा को हम आपके अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।